आज के टाइम में अगर भारत को कोई भी दूसरा देश देख रहा है तो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहा है, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर बात करें दूसरे देश की जो डेवलप्ड कंट्री है, मतलब कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये एक डेवलप्ड कंट्री है, इनकी इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। वही बात करें अगर भारत की तो ये डेवलपिंग कंट्री है, मतलब कि इसमें डेवलपमेंट अभी चल रहा है। इसीलिए जो बाहर के देश है, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, वो इंडियन मार्केट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, अपने पैसे को यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ उनको ज्यादा मिल सकता है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले। अब अगर बात करें किसी भी डेवलपिंग कंट्री में तो जीडीपी बहुत ज्यादा मैटर करता है उसके ग्रोथ के अंदर में। अगर बात करें जीडीपी की तो जीडीपी देखिए बहुत चीजों से ग्रो करती है, जैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया। अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं कर रहा है कंपनीज के ऊपर तो कंपनीज का प्रॉफिट नहीं होने वाला है। जब कंपनीज का प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर जीडीपी को ग्रो कराना है। दूसरी चीज है यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नहीं हो रही अच्छे तरीके से, जिसको हम बोलते हैं कैपेक्स, अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग सही तरीके से नहीं हो रही है तो जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। जितना उम्मीद लगाया जाता है कि जीडीपी इस हिसाब से ग्रो करेगी, उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाती अगर किसी भी क्वार्टर के अंदर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाती है। एंड जो तीसरी चीज है वो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अगर कोई देश डेवलप करना चाहता है, जीडीपी अपना ग्रो करना चाहता है, तो उसको एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कंपेयर टू इंपोर्ट, क्योंकि अगर इंपोर्ट करता है ना तो देश की करेंसी बाहर जाती है। वहीं अगर बात करें एक्सपोर्ट अगर करता है तो डॉलर आता है देश के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जीडीपी को ग्रो कराने के लिए। अब अगर बात करें अभी के टाइम पे तो अमेरिका के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो उसकी जीडीपी की ग्रोथ होगी क्वार्टर 3 के अंदर में वो लगभग 2.8% से होगी, और जब क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया एकदम सेम टू सेम 2.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब ऐसा क्यों हुआ है? अब यहाँ पे जो अमेरिका की जीडीपी है वो सेम टू सेम इंडिया के लार्ज कैप कंपनी की जैसी होती है, मतलब जैसे इंडिया की लार्ज कैप कंपनी बहुत ही स्टेबल मानी जाती है, वैसे अमेरिका की जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाता है। अब वहीं पे अगर बात करें भारत के जीडीपी की तो बद से बदतर हालत होती जा रही है, और ऐसी हालत रही तो स्टॉक मार्केट को क्रैश होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पिछले 7 क्वार्टर के अंदर में ऐसा कभी भी जीडीपी ग्रोथ नहीं देखा गया था जो अभी के टाइम पे देखा गया है क्वार्टर 2 के अंदर में 2025 फाइनेंशियल ईयर के। आरबीआई जो है वो एक्सपेक्ट करके बैठी हुई थी कि 6.5% के जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगा क्वार्टर 2 के अंदर में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। उससे बहुत ही कम रिजल्ट आया, केवल 5.4% का। अब इसको देखने के बाद मेरे को पर्सनली इस बात का डर लग रहा है कि मंडे को कहीं मार्केट क्रैश ना हो जाए, या मंडे से लेके हफ्ते भर मार्केट नीचे ही ना गिरता रहे, क्योंकि जीडीपी बहुत ज्यादा मैटर करती है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। तो अगर जीडीपी का ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, जीडीपी बहुत ही डाउन होती जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना स्टॉक मार्केट पे बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कंपनीज ग्रो नहीं कर रही है, कंपनीज का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। जब कंपनीज का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जीडीपी का चार्ट होने वाला है। अभी के टाइम पे 5.4% की ग्रोथ देखने को मिली है जीडीपी के अंदर क्वार्टर 2 के अंदर में फाइनेंशियल ईयर 2025 के। अगर बात करें क्वार्टर 1 की तो लगभग 6.7% की ग्रोथ थी। वहीं बात करें अगर क्वार्टर 4 की फाइनेंशियल ईयर 2024 के तो लगभग 7.8% की ग्रोथ थी। वहीं अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 3 की तो यहां पे 8.6% की ग्रोथ हुई थी, बट इसके बाद नीचे ही गिरता जा रहा है। ये क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था 2024 के अंदर में, इसके बाद जीडीपी ग्रोथ नीचे ही गिरती जा रही है और अभी के टाइम पे 5.4% पे आ चुकी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है किसी भी देश के लिए। अब ये सब देखने के बाद आपको लग रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भारत के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि अभी के टाइम पे एफआईआई दबा के सेलिंग कर रही है। सितंबर महीने के अंदर में 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, और अभी के टाइम में यानी कि नवंबर महीने के अंदर में लगभग 45,000 करोड़ से भी ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। इस पूरे साल के अंदर में 2,85,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं एफआईआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर। इसका सबसे बड़ा रीजन है, आपने समझ लिया होगा, क्वार्टर 2 का बैड रिजल्ट। क्वार्टर 2 के अंदर में जो कंपनीज का प्रॉफिट था वो कुछ खास नहीं आया था, जितना एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे इन्वेस्टर उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। अब इसका सबसे बड़ा रीजन था कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। हो सकता है कि अभी के टाइम पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अच्छी ना हुई हो इस क्वार्टर के अंदर में, इसलिए रिजल्ट बहुत बेकार आया है। बट अगर आरबीआई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, इसके ऊपर काम नहीं करती है, तो क्वार्टर 3 का भी रिजल्ट कुछ खास नहीं आने वाला है, और इससे स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड अगर बात करें कंज्यूमर स्पेंडिंग की, जो कि आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा है, आखिर में कंज्यूमर स्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? जब तक कंज्यूमर स्पेंड नहीं करेंगे तो कंपनीज का प्रॉफिट कैसे होगा? एंड अगर कंपनीज का प्रॉफिट नहीं होगा
होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं रहने वाले। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में भारत के लोग स्पेंड क्यों नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इनकम इनइक्वालिटी एंड आज के टाइम का टैक्स सिस्टम। अब अगर बात करें इनकम इनइक्वालिटी की, तो आज के टाइम में देखिए जो भारत का पर कैपिटा इनकम है वो केवल $2700 है, यानी कि लगभग 2,28,000 रुपए के आसपास होगा, तो लगभग $2700 है। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये $2700 का डेटा है ना, ये बहुत ही मैनिपुलेटेड डेटा है, क्योंकि $2700 में से 60% 99% लोग हैं, मतलब कि इसमें से 60% कमाई 99% लोगों की है भारत के अंदर, एंड केवल 1% जो ऊपर टॉप पे बैठे होते हैं 1% पर्सन, उनकी कमाई 40% है, मतलब कि उनकी 40% कमाई भी $2700 के अंदर है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है। एक्चुअल में अगर हम जाए ना उस 99% लोगों में, तो ये जो पर कैपिटा इनकम है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। अब जब किसी भी देश के अंदर इनकम इनइक्वालिटी आती है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सिटीजन्स के लिए जो एजुकेशन है, जो मेडिकल है, इसको पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम पैसा होता है लोगों का, जो आम जनता होती है, जो नीचे वाली जनता होती है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये जो जनता होती है ना, इसका मैक्सिमम पैसा केवल एजुकेशन के ऊपर एंड मेडिकल के ऊपर ही जाता है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी इतना एजुकेटेड नहीं है जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेके बैठा हो, सभी के पास नहीं होता है। जो मैंने आपको अभी बताया था ना, $2700 में से 60% केवल 99% जनता है भारत की। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इन 99% के लिए आपको इन चीजों को फ्री करना पड़ेगा, तभी लोग स्पेंड कर पाएंगे कंपनीज के ऊपर, तभी लोग जाके मार्केट से सामान ले पाएंगे, तभी कंपनीज का प्रॉफिट होने वाला है, तभी स्टॉक मार्केट आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा। अगर इन चीजों पे अच्छे से काम नहीं किया गया तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का जो स्पेंडिंग है वो नहीं होने वाला है, लोग इन्हीं के ऊपर स्पेंड करने वाले हैं, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इन्हीं के ऊपर उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है, तो कहां से बाकी चीजों के ऊपर स्पेंड करें। इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है वो भारत का टैक्स सिस्टम है। आज के टाइम में जो लोअर क्लास के लोग हैं, मतलब कि एकदम ही लोअर क्लास है, उनकी इनकम इतनी है ही नहीं कि वो टैक्स भर पाए, वो केवल जीएसटी भरते हैं। तो अभी के टाइम पे हम लोअर क्लास को साइड में हटा देते हैं। उसके बाद आते हैं जो अल्ट्रा रिच वाले हैं, जो टॉप के 1% में आते हैं, जो ज्यादा पैसे कमाते हैं, जो करोड़ रुपए कमाते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो अपने सीए को हायर करते हैं और बहुत ज्यादा टैक्स बचा लेते हैं। तो इन दोनों को हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। बचता है वो 5% पॉपुलेशन, जो महीने के 1 लाख से लेकर लगभग 14 लाख रुपए तक कमाता है। इनको टैक्स भरना पड़ता है और ये दबा के टैक्स भरते हैं, और यहीं से टैक्स कलेक्शन होता ही होता है। जिनकी इनकम 1-2 लाख रुपए से लेके और 13-14 लाख रुपए तक है, यही अपना 30% का टैक्स भरते हैं। और यहां पे इनको 30% का टैक्स तो भरना ही पड़ता है, उसके साथ साथ 18 से लेके 28% का इनको जीएसटी भी भरना पड़ता है, क्योंकि ये 5% पॉपुलेशन में आ रहे हैं भारत के। तो गवर्नमेंट का एक अलग नियम है कि अगर आप 5% पॉपुलेशन में आ रहे हैं तो आपको 18 से लेके 28% का जीएसटी भरना पड़ेगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये 5% लोग जाते हैं कहीं सामान खरीदने, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर इनको अलग से जीएसटी पे करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो टैक्स बढ़ता है भारत के अंदर वो यही 5% पॉपुलेशन बढ़ती है, जिनकी इनकम लगभग 2 लाख से लेके 14-15 लाख रुपए तक है। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो ये 5% पॉपुलेशन है ना, ये कभी अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास में जा ही नहीं पाती है, क्योंकि इनको इतना टैक्स भरना पड़ता है। तो ये जाने की कोशिश करते हैं बट ये जा नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको टैक्स और जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये आज के टाइम में भारत की रियलिटी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है या अगर इनकम इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ती रही, तो कंज्यूमर स्पेंड नहीं करने वाला, ये आप लिख के ले लीजिए। और कंज्यूमर स्पेंड अगर नहीं करेगा तो जीडीपी छोड़िए, कुछ भी ग्रो नहीं होने वाला है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं ग्रो होने वाला है, स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं करने वाला है, भारत की जीडीपी ग्रो नहीं करने वाली है। आपको ऐसे डिक्लाइन देखने को मिलेगा हर क्वार्टर के अंदर में, अगर कंज्यूमर स्पेंड नहीं करेगा, गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करेगी। और यहां पे सबसे बड़ा हाथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग का भी है। अगर गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर रही है आज के टाइम में, तभी जीडीपी इतना बुरी तरह से नीचे गिरी है। 6.5% एक्सपेक्ट किया जा रहा था और केवल 5.4% की ग्रोथ देखने को मिली है Q2 के अंदर में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है और बहुत बड़ा सर दर्द है गवर्नमेंट के लिए भी और आरबीआई के लिए भी। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।